दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। तो दोस्तों आज हो चुका है 28 नवंबर 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर रहे हैं आपके लिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे कि बिहार में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, फिर चाहे वह शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय, एक्टिंग, राजनीति हो या फिर अपराध, हर फील्ड में बिहारी अपना छाप छोड़ दे रहे हैं। जहां कुछ माह पहले बिहार में चोरों ने नदी पर बने लोहे के पुल को चुरा लिया था, अब एक बार फिर से चोरों ने ऐसा ही कारनामा दिखाया है। अंतर इतना है कि इस बार चोरों ने किसी लोहे के पुल की जगह एक मोबाइल टावर को भी चुरा लिया है। इससे 2 दिन पहले रेलवे इंजन की चोरी करने की खबर सामने आई थी, अब मोबाइल टावर चोरी करने की खबर सामने आई है। मोबाइल टावर चोरी होने के बाद अब कंपनी के लोगों ने स्थानीय थाने को इसकी सूचना दी है। यहाँ सुनने में ये आपको अटपटा लग रहा होगा, मगर ये 100% सच है। जालसाजों ने मोबाइल कंपनी का कर्मचारी बताकर के पटना के गर्दनीबाग थाना के क्षेत्र के यारपुर राजपुताना में लगा GTM इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का पूरा टावर ही चुरा लिया। चोरों ने इतने इत्मीनान से ये सब काम किया है कि किसी को शक भी नहीं हुआ। यह टावर खोलने में इन सबको 3 दिन का समय लगा। आराम से टावर खोल करके चोर ले गए। बाद में कंपनी को इस बात की जानकारी लगी, तब वो जमीन मालिक से टावर के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया है कि कुछ लोग आए और अपने आप को कंपनी का आदमी बता करके टावर खोल करके चले गए। और दोस्तों अब बात करेंगे कि बिहार में हाल के दिनों में विभिन्न तरह की आपदाओं ने लोगों को परेशान किया है। जब बिहार में हर तरफ बाढ़, वज्रपात, भूकंप और आगलगी की घटनाएं बढ़ गई है। जब बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इस आपदाओं से बचाव और फिर लोगों को जागरूक करने के लिए जिला स्तर पर बचाव दल गठित करने का निर्णय लिया है, ताकि आपदा के दौरान बचाव दल अपने काम में जुट जाएं और आम लोगों की मदद की जा सके। आपदा से बचाव के लिए जो दल गठित होगा उसमें स्कूल, कॉलेज के छात्र छात्राओं और फिर एनसीसी कैडेट के जवान शामिल होंगे। जी हाँ, वहीं इस दल में ग्रामीण स्तर पर युवाओं को भी शामिल किया जाएगा। इस बचाव दल में 12 लोग होंगे जो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगे और फिर लोगों को आपदा के प्रति जागरूक करेंगे, ताकि आपदा के वक्त लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। जी हाँ, बिहार के स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल के लिए चयनित लोगों को भी बचाव दल से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही लोगों को आपदा के प्रति जागरूक करने का भी काम किया जाएगा। दोस्तों बिहार में एक बार फिर से पुलिस का बेरहम चेहरा सामने आया है। यहाँ बीच सड़क पर साइकिल खड़ा करना एक युवक को काफी भारी पड़ गया। जब पुलिसकर्मियों ने युवक पर जम करके लात घूंसे बरसाए। जब पीड़ित युवक हाथ जोड़ करके पुलिसकर्मियों से गुहार लगा रहा, लेकिन किसी को उस पर दया नहीं आई। जब पिटाई का वीडियो सामने आने के बाद सदर DSP ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। यह घटना बिहार के नालंदा जिला के अस्पताल चौक के पास की है। दोस्तों प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी कि PMGSY के तीसरे चरण में बिहार में और 2600 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कों के निर्माण को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। हालांकि फिलहाल ये सैद्धांतिक मंजूरी है। ऑनलाइन भेजे गए प्रस्ताव पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कई सुझाव दिए हैं। इन सुझावों पर काम करते हुए हफ्ते भर में ऑनलाइन एंट्री का कार्य पूरा करने के बाद केंद्र सरकार द्वारा इसकी हरी झंडी मिलने की आसार है। तो दोस्तों बिहार में पसमानदा मुसलमान और दलितों पर सियासत लगातार जारी है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद अब बीजेपी ने भी अपनी मुहिम पसमानदा मुसलमानों को लेकर के तेज कर दी है। भाजपा की पहल के बाद अब दलित मुसलमानों के साथ साथ उनके विरोध करने वाले नेता भी तारीफ करने में जुट गए हैं। संविधान दिवस के अवसर पर विधान परिषद सभागार में वंचित पसमानदा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन भाजपा MLC संजय पासवान के द्वारा किया गया था और इसमें BJP RSS के साथ साथ जदयू और अन्य संगठन के लोग भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में आज़ादी के बाद अभी तक पसमानदा मुसलमानों के साथ हुई नाइंसाफी पर चर्चा की गई। जब सभी ने पसमानदा मुसलमानों के इस हाल के लिए कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। जदयू MLC गुलाम गौस भले ही BJP और उसकी नीतियों के खिलाफ करते हो, लेकिन पसमानदा मुसलमानों की समस्या को दूर करने के केंद्र के प्रयासों को लेकर के उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। जदयू नेता गुलाम गौस ने कहा है कि हिंदू समाज के लोग मुसलमानों से छुआछूत और भेदभाव रखते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये नहीं मालूम है कि हिंदुस्तान के सभी मुसलमान पहले हिंदू थे
ब्राह्मणवादी व्यवस्था के कारण लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाया है। ईसाई धर्म में भी यही बात है। जी हाँ, ये बातें जेडीयू के नेता गुलाम गौस ने कही है। जदयू नेता गुलाम गौस ने कहा है कि दलित और पिछड़ों को यदि सुविधाएं दी जाएगी तब वे दूसरे धर्म में नहीं जाएंगे। मैं पीएम मोदी को बधाई देता हूं कि देश के किसी प्रधानमंत्री ने गरीब, पिछड़ा, दलित, मुसलमानों की बात आज तक किसी ने नहीं की, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने गरीब और दलित मुसलमानों की बात की है। गुलाम गौस ने कहा है कि ना इस्लाम खतरे में है, ना हिंदुत्व खतरे में है और ना ही देश खतरे में है। कुछ लोगों की कुर्सी भले खतरे में हो सकते हैं। दोस्तों, बिहार पुलिस मुख्यालय ने एक अलर्ट जारी किया है, जहां सीमावर्ती जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक सीमावर्ती जिलों में सैटेलाइट फोन मिलने की सूचना है। इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने अलर्ट जारी कर दिया है। आशंका जताई जा रही है कि सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल संदिग्ध गतिविधियों के लिए किया जा रहा होगा। इसलिए बिहार पुलिस मुख्यालय ने सैटेलाइट फोन के इस्तेमाल पर निगरानी रखने का निर्देश दिया है। हालांकि इस बात की पुष्टि पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी फिलहाल नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, कुर्नी विधानसभा चुनाव से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, बिहार में कुर्नी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। अब जैसे जैसे इसके लिए चुनाव तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों का आरोप प्रत्यारोप भी तेज होता जा रहा है। कुर्नी में बड़े बड़े राजनीतिक दलों के नेता जनता को संबोधित कर रहे हैं और विरोधियों पर हमला हो रहे हैं। इसी कड़ी में अब बिहार भाजपा नेता और बिहार सरकार में मंत्री रहे शाहनवाज हुसैन ने भी आरजेडी पर जोरदार हमला बोला है। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि कुछ लोग मुस्लिमों को अपना जागीर समझ बैठे हैं, लेकिन वे इस भूल में ना रहें। इस बार मुस्लिम समुदाय के लोग बिहार में शांति और भरोसे वाली सरकार को वोट करेगी। यहाँ लोग भाजपा को वोट करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि राजद जदयू को लगता है कि बिहार के लोग बस उनका नाम सुनकर के वोट दे देंगे, जबकि जनता विकास को वोट देती है और विकास भाजपा के कार्यकाल में हुआ है। उन्होंने कहा कि राजद और जदयू के लोग मुस्लिमों को अपना जागीर समझ बैठे हैं, लेकिन सिर्फ लंबी लंबी बातें करने वालों को लोग वोट नहीं दे देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आरजेडी के ए टू जेड में अब एम हाइड होता जा रहा है। इस दौरान शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि जदयू राजद का साथ कब तक है ये पता नहीं। दोस्तों, कहते हैं कि प्यार जाति धर्म ऊंच नीच अमीरी गरीबी नहीं देखता, जिस पर दिल आना होता है तो फिर वो आ ही जाता है। प्यार की एक अनोखी स्टोरी बिहार के नवादा जिले से सामने आई है। यहाँ एक करोड़पति बेटी को एक मामूली सी सब्जी बेचने वाले लड़के से इश्क हो गया। मामला बिल्कुल फिल्मी है लेकिन सच है। इस अनोखे कपल की चर्चा सोशल मीडिया पर जोर शोर से हो रही है। जो भी इस अनोखे प्यार की कहानी सुन रहे हैं वे खुद की किस्मत पर रो रहे हैं, जबकि लड़के के भाग्य के सितारे बुलंद होने की बात कह रहा है। लेकिन प्यार के इस अनोखे स्टोरी का अंत कुछ खास नहीं रहा। वजह लड़की नाबालिग थी। दरअसल मामला बिहार के नवादा जिले की है। जानकारी के मुताबिक नवादा शहर के एक करोड़पति पिता की बेटी रातों रात घर से गायब हो गई थी। परेशान पिता ने बेटी की काफी खोजबीन की। उसके बाद भी जब लड़की नहीं मिली तो फिर परिवार वालों ने थक हार करके स्थानीय थाने में अपहरण की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस फौरन हरकत में आई और फिर शिकायत मिलने के बाद जब पुलिस ने मामले को सुलझाया तो चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। दरअसल लड़की का अपहरण नहीं हुआ था। लड़की पास के ही मंडी में सब्जी बेचने वाले सूरज नाम के युवक के साथ भाग करके शादी कर ली थी। वहीं मामले को लेकर के आरोपी प्रेमी सूरज कुमार ने बताया है कि वे नवादा सब्जी मंडी में सब्जी बेचने का काम करता है। लड़की हर दिन उसके दुकान पर सब्जी लेने के लिए आया करती थी। वे उसे काफी कम कीमत पर कभी कभी मुफ्त में भी ताजी और हरी सब्जी दे दिया करता था। इसी तरीके से धीरे धीरे दोनों की आंखें चार हो गई। मोबाइल नंबर का आदान प्रदान हुआ, फिर दोनों एक दूसरे से रात भर बातें करने लगे। आरोपी सूरज ने बताया है कि दोनों के बीच लगभग 6 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। ऐसे में एक दिन दोनों ने मिलकर के प्यार को अंजाम तक पहुंचाने की ठानी और 1 माह पहले भाग करके दोनों ने शेखपुरा जिले के एक मंदिर में शादी कर ली। लड़के ने बताया है कि उसे ये नहीं पता था कि लड़की नाबालिग है। जब लड़की से पूछा गया कि आखिर लड़के में तुमने ऐसा क्या देख लिया जो उससे प्यार कर बैठी, तो लड़की ने कहा है कि लड़के के आलू बेचने के अंदाज से, सब्जी बेचने के अंदाज से मैं फिदा हो गई और उससे प्यार कर बैठी। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता सम्राट चौधरी ने शिक्षकों को लेकर के नीतीश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा सरकार टीईटी, एसटीईटी शिक्षकों के साथ ज्यादती कर रही है। उन्होंने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार शिक्षक बिरादरी के दुश्मन हैं। 2.25 लाख टीईटी, एसटीईटी शिक्षकों के साथ सौतेले व्यवहार किया जा रहा है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश सरकार बिहार के 2.25 लाख टीईटी, एसटीईटी शिक्षकों के साथ जिस तरीके से सौतेलेपन का व्यवहार कर रही है वह बिहार के लिए अभिशाप है। उन्होंने नीतीश सरकार से कहा है कि अगर आपके अंदर किसी का हक देने की शक्ति नहीं है तो फिर कम से कम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का तो सम्मान करें और पारा
78 के निर्देश अनुसार इन्हें बेटर स्केल दें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इन्हें खुद क्वालिटी पूर्ण शिक्षक मानता है। फिर आप क्यों इनके साथ सौतेले व्यवहार कर रहे हैं? दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सड़क हादसों की संख्या में न केवल बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, बल्कि इन हादसों में लोगों के मरने की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। देखा जा रहा है कि अधिकतर मौतें समय से इलाज नहीं होने पाने की स्थिति में हो रही है। जब बिहार में सड़क दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर तुरंत एम्बुलेंस पहुंचे और घायल व्यक्ति अस्पताल पहुंच सके, इसको लेकर भी सभी सरकारी और फिर निजी एम्बुलेंस को एक नेटवर्क में जोड़ा जाएगा, जो वहीं सभी एम्बुलेंस एक आपातकालीन नंबर पर उपलब्ध रहेगा। इस योजना को अंतिम रूप देने के लिए परिवहन विभाग की समीक्षा के बाद दुर्घटना प्रवण क्षेत्रों से एम्बुलेंस की टैगिंग की जाएगी। इस संबंध में सभी संबंधित विभागों को दिशा निर्देश भेजा गया है, ताकि इस काम को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। ट्रामा सेंटर से भी इन दुर्घटना प्रवण क्षेत्रों को जोड़ा गया है। अभी 10 अस्पताल की लिस्ट पर सहमति बनाई गई है। आपको बता दूं कि बिहार में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं कैमूर, सुपौल, बक्सर, मधेपुरा, कटिहार, बांका, भोजपुर, अरवल, सीवान, खगड़िया, शिवहर, गोपालगंज, शेखपुरा, मुजफ्फरपुर, रोहतास, नालंदा, मधुबनी, औरंगाबाद, जमुई, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया में हो रही है। दोस्तों भाजपा के लोग सिर्फ डर फैलाना चाहते हैं। वे जानते हैं कि यदि युवा किसान गरीब के दिल में डर होगा तो उसे नफरत में बदल सकते हैं। जिसके दिल में डर नहीं होता वह कभी नफरत नहीं कर सकता। मेरी दादी को 32 गोली लगी थी, पिता को बम से मारा गया, मेरे खिलाफ भयंकर हिंसा की गई, मगर जिस दिन मेरे दिल से डर मिट गया तब से दिल में मेरे सिर्फ मोहब्बत है। मैं आरएसएस से लड़ता हूँ, मोदी जी से लड़ता हूँ, पर इनके लिए जरा से भी नफरत नहीं है। ये सभी बातें भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कही है। राहुल गांधी ने सभा में कुछ इस तरह से अपनी बात रखी। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्मारक के पास सभा में राहुल गांधी ने कहा है कि मैंने अंबेडकर जी की किताब पढ़ी है, उस किताब में मुझे इतना सा भी डर नहीं दिखा, इसीलिए उनके दिल में नफरत नहीं थी। सभी धर्म यही सिखाते हैं कि डरो मत, दिल से कभी नफरत पैदा नहीं होगी। यही हमें हमारे नायकों ने सिखाया है। भाजपा के लोग डॉक्टर अंबेडकर के सामने जाकर के हाथ जोड़ते हैं और फिर जिस काम को करने के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी दी, उसी संविधान को खत्म करने और फिर फाड़ने का काम करते हैं। साथ ही राहुल गांधी ने कहा है कि अंबेडकर जी ने इस देश को जो संविधान दिया है वह आने वाली पीढ़ी को दिया है। उस संविधान को हम कभी मरने नहीं देंगे। दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के 1.5 साल पहले से ही तमाम विपक्षी पार्टियां बिसात बिछाई शुरू कर दी है। दूसरी तरफ बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बेताब है। 2024 चुनाव से पहले यूपी में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। ओबीसी और फिर मायावती दोनों ही ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस और फिर बीजेपी दोनों से बराबर की दूरी बना करके चलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन दोनों का ही यूपी में दलित वर्ग के वोटरों पर फोकस है। ऐसे में क्या ओबीसी बसपा के साथ हाथ मिला लेंगे? क्योंकि दोनों को ही 2024 में उतरने का बड़ा लाभ भी दिख रहा है। इन दोनों नेताओं के कांग्रेस और फिर बीजेपी से दूरियों के बावजूद भी विपक्षी खेमे में एकजुटता की मुहिम में जुटे नेता ना तो मायावती और ना ही ओबीसी से मेल मिलाप कर रहे हैं। तो क्या ऐसे संभव है कि मायावती और ओबीसी एक साथ एक सुर में बीजेपी के खिलाफ राग अलापेंगे? ये फिर आने वाले वक्त ही बताएगा। दोस्तों अररिया की आरती आपको याद है? वही आरती जिसकी प्रेमी की हत्या कर दी गई, उसके बाद वे अपने प्रेमी के घर जाकर के रहने लगी। अब खबर सामने आई है कि आरती की शादी करा दी गई है। जी हाँ, आरती की शादी छोटू के भाई से करा दी गई है। आरती के प्रेमी छोटू की हत्या के बाद अब आरती की शादी उसके छोटे भाई मनु के साथ शुक्रवार की रात करा दी गई है। आपको बता दूं कि यह मामला इंटरनेट मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिसमें छोटू की प्रेमिका आरती अपने प्रेमी के हत्यारे को सजा दिलाने की मांग कर रही थी। जब छोटू के शव के साथ ही आरती उसके घर पर चली गई, जब वहां वह छोटू की विधवा के रूप में ही रहने लगी। जानकारी के अनुसार रानीगंज थाना क्षेत्र के बरुआ गाँव में बीते 6 जुलाई को प्रेम प्रसंग में भरगमा थाना क्षेत्र के रहरिया गांव निवासी उमेश यादव के पुत्र छोटू यादव को प्रेमिका आरती कुमारी के पिता, भाई, भाभी, जीजा सहित अन्य लोगों ने पीट करके तथा बिजली करंट लगा करके हत्या कर दी गई थी, जिस कारण प्रेमिका आरती कुमारी ने अपने पिता, भाई, भाभी, जीजा सहित अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराते हुए अपने मृत प्रेमी छोटू के घर में ही रहने लगी। जब मृतक छोटे के पिता उमेश यादव ने उसे अपने घर में रख करके सहारा दिया और अपने पुत्र के आखिरी निशाने के तौर पर उसकी देख रेख करने लगा। इसी बीच लोगों के बीच कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगने लगे कि किस हैसियत से कुंवारी लड़की को अपने घर में रख रहे हैं। जो लड़की अपने माता पिता का नहीं हुआ वह उमेश यादव का क्या होगा? और भी कई तरह के सवाल खड़े करने लगे।
जब तब जाकर के उमेश यादव ने अपने समाज के लोगों से सहमति लेते हुए अपने छोटे बेटे मनु कुमार से पूरे विधि विधान के साथ शुक्रवार की रात्रि घर के ही नजदीक अनंत भगवान मंदिर में शादी करा दिया गया। आपको बता दो कि हत्या के बाद से प्रेमिका आरती का सेहत काफी खराब हो गया था, जिसका इलाज प्रेमी के पिता ने करवाया। काफी सदमे में रहने के बावजूद भी प्रेमी के माता पिता ने काफी देखभाल करते हुए अपने घर में पनाह दिया और हर संभव मदद की। जब प्रेमिका आरती ने भी प्रेमी के घर में ही आजीवन बिताने की बात कही थी। प्रेमी के माता पिता ने भी घटना के बाद से ही आरती का साथ दिया और फिर आखिरकार अपने घर की बहू बना करके एक हिम्मत दिखाया। आरती के पिता और भाई को घटना के दिन ही रानीगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। बाद में एक एक करके दोनों जीजा सहित अधिकांश आरोपियों भी जेल की हवा खा रहे हैं। अब सिर्फ आरती का एक ही मकसद है कि सभी हत्या आरोपियों को न्यायालय से कड़ी सजा दिलवाना, जिससे उनके मृत प्रेमी की आत्मा को शांति मिले। वहीं प्रेमी छोटू के पिता उमेश यादव ने बताया है कि मेरे एक पुत्र की हत्या कर दी गई, जिसका प्रेमिका आरती मेरे घर में ही घटना के दिन से ही रह रही है। जिंदगी बहुत बड़ी है, इसलिए हमने अपने छोटे पुत्र मनु से उसकी शादी करा दिया। अब अपने जीवन साथी के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करेंगी। दोस्तों, मोबाइल कॉलिंग इन दिनों फ्रॉड का नया जरिया बन चुका है। जब फर्जी मोबाइल नंबर के जरिए स्कैम किया जा रहा है और बैंक फ्रॉड जैसी वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। जब फर्जी मोबाइल नंबर के कारण अपराध के पीछे कौन अपराधी है, इसका पता लगा पाना मुश्किल हो गया है। ऐसे में सरकार द्वारा मोबाइल कॉलिंग में बड़े बदलाव किए जाएंगे ताकि फर्जी कॉलरों को पकड़ा जा सके। जहां सरकार और ट्राई मिलकर के नया सिस्टम पेश करेंगे। इसमें कॉल करने वाले मोबाइल नंबर के साथ उसकी फोटो भी लगी होगी। इसके लिए सरकार मोबाइल नंबर KYC सिस्टम लागू करने जा रही है। इसके लिए सरकार दो तरह से व्यवस्था लागू कर सकती है। पहला आधार कार्ड आधारित और दूसरा सिम कार्ड आधारित, यानी कि आप KYC आधार कार्ड से भी कर सकते हैं और सिम कार्ड से भी कर सकते हैं। ट्राई के नए सिस्टम के तहत सभी मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा। इससे किसी भी व्यक्ति द्वारा कॉल किए जाने पर सामने वाले के फोन में कॉलर का मोबाइल नंबर समेत व्यक्ति का नाम भी दिखाई देगा। अगर सरकार सिम कार्ड बेस्ड सिस्टम लागू करती है तो फिर सिम कार्ड खरीदते समय दिए गए दस्तावेजों के आधार पर सरकार कॉल के साथ यूजर की फोटो को अटैच करेगी। इससे कॉल करने के दौरान सामने वाले के स्क्रीन पर फोटो सहित नंबर दिखाई देगा। यह सिस्टम सरकार द्वारा लागू किया जाएगा। दोस्तों, खबर कटिहार जिला से है, जहां गायत्री शक्तिपीठ के पुजारी के घर पर गोलियों से हमला किया गया। वारदात अहले सुबह की बताई जा रही है, जब सहायक थाना क्षेत्र के तेजा टोला में स्थित गायत्री शक्तिपीठ के पुजारी बलिराम भगत के घर पर अज्ञात अपराधियों ने गोली चलाई। हालांकि गनीमत ये रही है कि इस गोलीबारी में पुजारी बाल बाल बचे। हालांकि इस घटना के बाद से इलाके में हरकत मच गया है। जब पुलिस मौके पर पहुंच करके जांच में जुट गई है, वही हादसे के बाद से पुजारी दहशत में है। घटना के बारे में जानकारी देते हुए पुजारी बलिराम भगत ने बताया है कि घर में सोए हुए थे। अचानक घर एल्वेस्टर तोड़ते हुए गोली घर के अंदर आ गई। जहां पर वे सोए हुए थे उसके बगल में बिस्तर में आकर के गिरा। तेज आवाज से उसकी नींद खुली, जिसके बाद से वे दहशत में हैं। उन्होंने कहा है कि उनको किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। ये घटना क्यों हुआ इस बारे में उन्हें कोई भी मालूम नहीं है। फिलहाल पुलिस को सूचना दे दी गई है। दोस्तों, बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल की छोरी को भागलपुर इतना भाग गया कि वह अपने पति का घर छोड़ करके यहां पहुंच गई। जब प्रेमी के खातिर अपने पति और फिर 3 वर्ष के बेटे को छोड़ दिया। सोमा वर्मन नाम की महिला शादी से पहले से ही दीपक वर्मन से प्यार करती थी। जब दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे, लेकिन सोमा की शादी घर वालों ने दीपक के साथ नहीं करा करके किसी अन्य युवक के साथ करवा दिया। लेकिन सोमा को तो दीपक पसंद था, वह उसके बिना एक पल नहीं रह सकती थी। जब किसी तरीके से वह अपने पति के साथ 4 साल रही। इस दौरान उन्हें एक पुत्र भी हुआ, लेकिन दीपक का प्यार वह भुला नहीं सका। एक दिन सोमा अपने पति और बेटे को छोड़ करके भाग गई। दीपक को बुलाई और काली मंदिर में जाकर के शादी रचा ली, भागलपुर में आकर के। आपको बता दूं कि सोमा पश्चिम बंगाल की रहने वाली है और दीपक भागलपुर के रहने वाले हैं। लेकिन सोमा पश्चिम बंगाल से भागलपुर आकर के, बिहार आकर के दीपक से शादी रचाई। और दोस्तों, बात करते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपये दिए जाते हैं। ये रकम साल में 3 बार 2-2 हज़ार रुपये की किस्त में किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर होती है। अभी तक किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये की 12वीं किस्तें पहुंच चुकी है और किसानों को 13वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। इस बीच कई किसान ऐसे भी हैं जो अभी तक 12वीं किस्त के 2,000 रुपये नहीं ले पाए हैं। इन किसानों के जल्द से जल्द KYC और लैंड रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन करवाने की सलाह दी जा रही है। इस बीच किसानों की कुछ ऐसी गलतियां भी पकड़ी जा रही है, जिसके चलते उन्हें 12वीं किस्त पाने में
समस्या हो रही थी। इस प्रॉब्लम को भी आसानी से ठीक किया जा सकता है। अक्सर लाभार्थी किसानों की बैंक डिटेल, आधार कार्ड डिटेल या फिर मोबाइल नंबर बदल जाता है, लेकिन वे इसे योजना में अपडेट नहीं करते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि जानकारी सही नहीं होती है, जिससे ना 2000 रुपये आते हैं और न ही उसका नोटिफिकेशन। इन गलतियों को सुधारने के लिए पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर सुविधा दी गई है। किसान चाहे तो स्मार्टफोन की मदद से, आप अपने फोन की मदद से भी घर बैठे अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स, आधार संख्या या फिर मोबाइल नंबर को ठीक कर सकते हैं। ये सुविधा पूरी तरीके से फ्री है, आप अभी भी कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार के मोतिहारी से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। घटना यह है कि मोतिहारी में प्रेमिका से मिलने घर पहुंचे प्रेमी की कुल्हाड़ी से काट करके निर्मम तरीके से हत्या कर दी। इसके बाद उसके शव को नहर किनारे फेंकने का मामला सामने आया है। जब वारदात के बाद पुलिस शव को बरामद करके कार्रवाई में जुटी हुई है। घटना के बारे में बताया जाता है कि प्रेमी अभिषेक अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए प्रेमिका के घर रात में पहुंचा। प्रेमिका के घर प्रेमी के पहुंचते ही उसका एक भाई देख लिया। इतने में एक और भाई को बुला करके प्रेमी की कुल्हाड़ी से काट करके घर में ही हत्या कर दी। वहीं साक्ष्य छुपाने की नीयत से सबको नगर थाने के पास किनारे में फेंक दिया। दोस्तों, बात करते हैं कि 26 नवंबर को नशा मुक्ति दिवस मनाया गया। इस अवसर पर बिहार सरकार द्वारा नशा मुक्ति अभियान के तहत अहम भूमिका निभाने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया गया। आपको बता दूं कि बिहार में साल 2016 से शराबबंदी लागू है। इतने सालों से अब तक 4 लाख लोग इस कानून के तहत गिरफ्तार किए जा चुके हैं। शराबबंदी की समीक्षा करते हुए इसी महीने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मद्य निषेध विभाग को शराब पीने वालों के बजाय शराब का धंधा करने वालों को पकड़ने के लिए कहा था। बिहार से शराब के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। ये सभी खबरें बिहार सरकार की नीति पर सवाल खड़े करती है। इस मामले में बिहार पुलिस भी लगातार एक्शन लेती है, जिसमें गरीब लोग गिरफ्तार किए जाते हैं। अब इसी से बचने के लिए नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि हर शराब का धंधा करने वालों को 1 लाख रुपए मिलेंगे यदि वे ये काम छोड़ देते तो। यानी कि शराब का धंधा करने वाले अगर शराब का धंधा छोड़ देंगे तो उनको नीतीश सरकार 1 लाख रुपए देगी और 1 लाख रुपए उसको बिजनेस करने के लिए देगी। जी हाँ, ये शराब का धंधा करने वालों के लिए एक सुनहरा ऑफर है। अगर कोई भी शराब का धंधा करने वाले इस वीडियो को देख रहे हैं तो उससे निवेदन है कि आप अभी इस धंधा को छोड़िए और नीतीश सरकार से 1 लाख रुपए लीजिए। उस 1 लाख रुपए लेकर के आप अपना कोई दूसरा बिजनेस करिए, इज्जत से कमाइए। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में सड़क पर या फिर घर से बाहर किसी भी जगह कूड़ा कचरा फेंकने वाले को नगर निगम अब अनोखे अंदाज में सबक सिखाएगा। जहां नगर निगम ने वैसे लोगों की पहचान शुरू कर दी है जो अपने घर का कूड़ा कचरा गाड़ी में नहीं बल्कि घर के बाहर सड़क पर फेंक दे रहे हैं। जहां ऐसे लोगों के कारण निगम क्षेत्र में अब भी कूड़ा पॉइंट बना हुआ है। जहां ऐसे लोगों के घर पर नगर निगम ढोल नगारा बजवा करके पूरे मोहल्ले में उनका परिचय कराया जाएगा। इस मौके पर किन्नर समाज के लोग भी उपस्थित रहेंगे, जो वैसे लोगों को सबके सामने बताएंगे कि घर की सफाई के साथ साथ आसपास भी सफाई रखें। जब पहले चरण में 19 वार्ड में यह कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इन वार्डों का चयन कर लिया गया है। गंदगी फैलाने वालों के घर दुकान पर स्टिकर लगेगा। नगर आयुक्त अमीनेश कुमार परासर ने बताया है कि दिसंबर में यह कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। पूरे निगम क्षेत्र को कचरा मुक्त पॉइंट बनाया जाएगा। इसके लिए कार्य योजना अंतिम चरण में है। दोस्तों, बात करते हैं कि दिल्ली में श्रद्धा की सनसनीखेज हत्या के बाद से पूरे देश में ये मुद्दा गरमाया हुआ है। लिव इन में रहने के बाद श्रद्धा की जिस तरीके से आफताब ने मार करके उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, ये सुन करके हर कोई हैरान है। तो फिर वही सत्तारूढ़ भाजपा के नेताओं जैसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस मामले को लव जिहाद घोषित कर दिया है। जहां एक मुस्लिम लड़की आफताब पूनावाला ने हिंदू लड़की श्रद्धा वाकड़ के साथ संबंध स्थापित किया, फिर उसे मौत के घाट उतार दिया। ये पहला मामला नहीं है जब गिरिराज सिंह जैसे वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने लव जिहाद करार दिया हो। उनके गृह राज्य बिहार में कई मामले सार्वजनिक हुए हैं जहां मुस्लिम लड़कों ने खुद को हिंदू लड़कों के रूप में पेश किया, हिंदू समुदाय की लड़कियों से दोस्ती की शारीरिक संबंध स्थापित किए। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। यात्रा पर है। ये यात्रा कन्याकुमारी से श्रीनगर तक है। अभी तक राहुल गांधी इस यात्रा के तहत तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र की यात्रा कर चुके हैं और मध्य प्रदेश में प्रवेश कर गए हैं। जब वहीं इस भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत बिहार में भी 28 दिसंबर से हो रही है, जब बिहार में बांका से गया के बीच यात्रा होगी। इस यात्रा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के शामिल होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि इस यात्रा में बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। जहां पटना एयरपोर्ट पर
एक न्यूज चैनल से खास बातचीत करते हुए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में लोग अपने आप जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के काम करने के तौर तरीके से लोग परेशान हैं, निराश हैं और राहुल गांधी की इस यात्रा से लोगों में उत्साह जगा है। जब बिहार में यह यात्रा आगामी 28 दिसंबर को होगी, जिसकी तैयारी बिहार कांग्रेस बड़े स्तर पर कर रही है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए नीतीश तेजस्वी को न्योता भेजा जाएगा। निश्चित रूप से नीतीश तेजस्वी बिहार में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ेंगे। वहीं पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से पप्पू यादव ने मुलाकात की। इस पर बोलते हुए अखिलेश सिंह ने कहा है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, पप्पू यादव बिहार के नेता हैं और उनकी पत्नी तो कांग्रेस की सांसद भी हैं। रही बात पप्पू यादव के कांग्रेस में शामिल होने की, तो फिर अभी इस बड़े सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता हूं। तो दोस्तों बात करते हैं कि सीएम नीतीश कुमार के महत्वपूर्ण कार्यों में जीविका दीदी की अवधारणा भी एक है। जब महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर करने की दिशा में इन लोगों ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। शराबबंदी के दौरान भी इनकी भूमिका की खूब सराहना की गई थी। इसके बाद घरेलू हिंसा से जुड़े सब मामलों को स्थानीय स्तर पर ही सुलझाने की जिम्मेदारी जीविका दीदियों को दी गई। जब महिलाओं से जुड़ी घरेलू हिंसा का निवारण करने का काम करेगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा बिहार में 15 CLF में साझा शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं और फिर लड़कियों के प्रति होने वाली हिंसा का स्थानीय स्तर पर ही समाधान करना है। दोस्तों बात करते हैं कि प्रसिद्ध कवियत्री अनामिका जैन अंबर बिहार के सोनपुर में काव्य पाठ करने से रोके जाने और फिर श्रोताओं और फिर प्रशंसकों तक गलत सूचना पहुंचाए जाने से दुखी है। जो उनमें बिहार प्रशासन के प्रति आक्रोश है। उनका कहना है कि ये कला का अपमान है। दुख है कि दिनकर की धरती पर उन्हें कविता नहीं पढ़ने दी गई। ये सच दिखती है, सच पड़ती है। जिस तरीके से उनका अपमान प्रशासन ने किया है, उसी तरीके से उनका सम्मान वही प्रशासन को वापस करें। प्रशासन ने झूठी सूचना प्रसारित करके उनकी छवि खराब की है। उन्हें प्रशंसक और श्रोताओं के बीच जाने से रोका गया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में लिखे गीत के बारे में सभी को पहले से ही पता था। ये गीत 1 साल पहले का है। इस पर भी उन्हें आमंत्रित किया गया था। तब अचानक से कैसे उनके गीत को लेकर के वैमनस्यता आ गई। उन्होंने कहा है कि प्रशासन ने उन्हें पटना में ही रोक लिया था, सोनपुर जाने नहीं दिया गया। कवियत्री अनामिका जैन अंबर ने कहा है कि ADM ने खुद उन्हें बताया है कि सरकार के स्तर से दबाव है, इसलिए काव्य पाठ के लिए जाने नहीं दे सकते हैं। उन्होंने तब अपनी स्थिति के बारे में आयोजकों को बताया। वे वहीं पर रुकी रही, कोई विरोध नहीं किया। लेकिन प्रशासन ने उसी बीच सभी समाचार माध्यमों तक गलत सूचना पहुंचा दी कि अनामिका आई ही नहीं है। इस पर श्रोताओं को दुख हुआ है। दोस्तों बात करते हैं कि बच्चों का भविष्य उनकी शिक्षा पर निर्भर होता है। लेकिन प्राइवेट स्कूलों के अलावा जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है बताने की ज़रूरत नहीं है। या टीचर्स भी मेहनत करने से बचते हैं, लिहाजा बच्चे स्कूल से भागने लगते हैं। लेकिन कुछ टीचर ऐसे भी हैं जो बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए नित नए तरीके खोजते हैं, ताकि बच्चों का स्कूल के प्रति लगाव बना रहे और फिर वे खुशी खुशी पढ़ाई में मन लगाए। ऐसा ही एक जुझारू टीचर का वीडियो वायरल हो रहा है। यह ट्विटर पर IAS दीपक कुमार सिंह ने एक सरकारी स्कूल का वीडियो शेयर किया है, जिसमें महिला टीचर नाच गा करके मस्ती भरे अंदाज में छोटे बच्चों को पढ़ाती है और सिखाती नजर आई है। वीडियो बिहार के बांका जिले का है, जिसे देख करके खुद अधिकारी भी तारीफ किए बिना नहीं रह पाए। वीडियो में टीचर की मेहनत और अंदाज खूब पसंद किया जा रहा है। वायरल वीडियो बिहार के बांका के एक सरकारी स्कूल का है, जहां पर महिला टीचर बच्चों को पढ़ाने के लिए अनोखे अंदाज अपनाती दिखी है। वीडियो वाली टीचर का नाम खुशबू कुमारी बताया गया है, जो बांका के कठौन के एक प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को गाना बजाने और फिर खेलकूद के अंदाज में पढ़ाती है और बहुत कुछ सिखाती दिखाई दे रही है। दोस्तों राजधानी पटना में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। यहाँ हिंदू धर्म के दलित और महादलित समुदाय के लोगों को तरह तरह का प्रलोभन देकर के उन्हें क्रिश्चियन धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। खबर है कि यहाँ के दर्जनों लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा चुका है। धर्मांतरण की ये घटना पालीगंज थाना क्षेत्र के लालगंज शहरा की है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग यीशु की प्रार्थना में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि हिंदू धर्म के दलित और महादलित तबके के लोगों को बहला फुसला करके और फिर प्रलोभन देकर के क्रिश्चियन धर्म अपनाने के लिए कहा जा रहा है। गांव के लोग भी अब क्रिश्चियन बनने की राह पर चल पड़े हैं। इस गांव में कराए जा रहे प्रार्थना सभा का वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे हिंदू धर्म के लोग जीसस क्राइस्ट की प्रार्थना कर रहे हैं। हिंदू धर्म की महिलाएं यीशु की प्रार्थना में लीन हैं, या कहें तो फिर ये सभी लोग क्रिश्चियन धर्म को
अपनाने की राह पर हैं। इनका दावा है कि जब से वे पर यीशु की प्रार्थना सभा में शामिल हो रही है उन्हें किसी तरह की बीमारी नहीं हो रही है और अच्छा महसूस कर रही है। हिंदू धर्मावलंबियों की माने तो फिर प्रार्थना सभा में शामिल होने वाले लोगों को प्रलोभन देकर के धर्म परिवर्तन करवाया गया है। हिंदू धर्म को मानने वाले गाँव के कुछ लोग इसके खिलाफ हैं। उनका कहना है कि हिंदू संगठनों ने कुछ लोगों को फिर से हिंदू धर्म में शामिल कराया था, लेकिन उसके बाद ज़्यादा प्रलोभन देकर के उन्हें फिर से ईसाई बना दिया गया है। ग्रामीणों के मुताबिक क्रिश्चियन मिशनरी के लोग बड़े पैमाने पर हिंदू धर्म के लोगों का धर्मांतरण करवा रहे हैं। और दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, बेगूसराय, बक्सर समेत 8 शहरों की हवा सबसे प्रदूषित हो गई है। इन शहरों में शनिवार को प्रदूषण का लेवल 400 के पार पहुंच गया। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मॉनिटरिंग मशीन के 24 घंटे के औसतन AQI लेवल के हिसाब से शनिवार को पटना में AQI लेवल 341 दर्ज किया गया है। वहीं शनिवार को बेगूसराय प्रदूषण के मामले में देश भर में टॉप पर रहा है। आपको बता दूं कि बेगूसराय में कल AQI लेवल 418 दर्ज किया गया, जबकि बक्सर में भी AQI लेवल 418 रिकॉर्ड किया गया। इस तरीके से बिहार के शहरों में बढ़ रहे प्रदूषण का लेवल लोगों के लिए चिंताजनक होता जा रहा है। जी हाँ, और डॉक्टरों की माने तो वायु प्रदूषण के कारण लोगों की आंखों में जलन की समस्या हो सकती है, या साथ ही साथ लोगों को सांस से संबंधित परेशानी भी हो सकती है। ऐसे में घर से निकलने के दौरान लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कि आप मास्क लगाएंगे तो भी आप बच सकते हैं। तो KDV लाइव आपसे यही कहते हैं कि जब भी आप शहर में निकलते हैं बाइक से या फिर किसी साइकिल से, जहां भी निकलते हैं आप मास्क निकलें। दोस्तों बात करते हैं कि गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही सभी सियासी दलों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रचार तेज कर दिया है। इन सब के बीच अधिकतर सियासी दल, खास करके कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, मुस्लिम वोटों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। आपको बता दो कि गुजरात में मुस्लिम समुदाय राज्य की कुल आबादी का तकरीबन 9% है, मगर इसके विपरीत कांग्रेस के मुस्लिम प्रत्याशियों की तादाद 1995 से अब तक आधी हो चुकी है। जब वहीं भाजपा ने तो सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया है। हालांकि भाजपा की सियासत कभी मुस्लिम वोटों पर केंद्रित रही ही नहीं, लेकिन मुसलमानों के मुद्दे पर सियासत करने वाली कांग्रेस ने भी अधिक मुस्लिम उम्मीदवारों पर भरोसा नहीं जताया है। जी हां, गुजरात की कुल 182 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने इस बार सिर्फ 6 मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया है। वहीं भाजपा ने व्यारा निर्वाचन क्षेत्र से 2 दशकों के बाद एक ईसाई प्रत्याशी भी उतारा है। भाजपा ने अंतिम बार 1998 में वागरा विधानसभा सीट से मुस्लिम प्रत्याशी को मैदान में उतारा था। इधर आम आदमी पार्टी यानी कि आप ने 3 मुस्लिमों को मैदान में उतारा है, जबकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM ने 13 नामांकन में से 11 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया है। वहीं मुस्लिम समुदाय के कई नेता निर्दलीय भी चुनाव लड़ रहे हैं, जो कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार में मंत्री बनने के बाद भी लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के अंदाज में ज्यादा बदलाव नहीं आया है। जब परिवार से अलग एकदम जुदा अंदाज रखने वाले तेज प्रताप यादव रात पटना के फुटपाथ पर सोने वालों से मिलने के लिए पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ उनकी आर्थिक मदद की, बल्कि उनकी कहानी भी अपने ब्लॉग पर शेयर किया है, यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है LR ब्लॉग। जी हां, दरअसल राजद अध्यक्ष के बड़े बेटे यानी कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव करीब 5 महीने बाद अपने ब्लॉग पर एक नया वीडियो पोस्ट किया है, अपलोड किया है। इस वीडियो के जरिए वे ठंड के समय फुटपाथ पर सोने वाले लोगों की पीड़ा बयां करते दिख रहे हैं। इस दौरान उन्होंने गिरी नामक शख्स की मदद भी की है। तेज प्रताप यादव अपने आवास से जू और फिर हज भवन तक गए। जहां अपने नए वीडियो में तेज प्रताप यादव ने पटना जू के पास रात में गिरी बाबा नाम के शख्स के बारे में बताया। तेज प्रताप यादव ने बताया है कि गिरी बाबा एक तो वक्त में अच्छे कलाकार हुआ करते थे, घर की हालात और फिर परेशानियों की वजह से उनका दिमागी संतुलन अब कुछ ठीक नहीं है, लिहाजा ये फुटपाथ पर सोते हैं। पेट भरने के लिए चिड़ियाघर के पास लगे स्टॉलों में काम करते हैं। यही नहीं, वे दुकानों में अगरबत्ती भी जलाते हैं। तेज प्रताप यादव ने 500 रुपए का नोट गिरी बाबा को दिया और फिर आगे निकल गए। दोस्तों 26 नवंबर को पूरी दुनिया में नशा मुक्ति दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पूर्ण रूप से शराबबंदी राज्य में सीएम नीतीश कुमार ने बिहार की जनता से खास अपील करते हुए एक ऑडियो संदेश भी लोगों के लिए जारी किया है। उनसे नशे की दूरी बनाए रखने का आग्रह किया है। जी हाँ, नशा मुक्ति दिवस के मौके पर शनिवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराब की जब्त की गई बोतलों के अवशेषों से चूड़ी निर्माण के लिए जीविका चूड़ी निर्माण केंद्र का उद्घाटन किया है। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग तथा ग्रामीण विकास विभाग के तत्वाधान में जीविका चूड़ी निर्माण केंद्र की स्थापना पटना जिले के सबलपुर गांव में की गई है। इस योजना के
क्रियान्वयन के लिए मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा लगातार लगभग 1 करोड़ रुपए का निवेश की है। जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी राहुल कुमार ने बताया है कि कांच की चूड़ियों के लिए विश्वविख्यात फिरोजाबाद के तकनीकी की विशेषज्ञों की देखरेख में अत्याधुनिक औद्योगिक मापदंडों के आधार पर इस चूड़ी निर्माण कारखाने की स्थापना की गई है। फिलहाल इस कारखाने में लगभग 150 जीविका दीदियां और उनके परिवार के सदस्यों को रोजगार से जोड़ा जा रहा है, जहां इनका प्रशिक्षण फिरोजाबाद के विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया है कि अब तक इस कारखाने के लगभग 10 कारीगरों को प्रशिक्षण दिलवाया जा चुका है। इस कारखाने में 2 टन की क्षमता वाली गैस से चलने वाली भट्टी का निर्माण किया गया है, जो पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ कारखानों में काम करने वाले कारीगरों की सुरक्षा में लिया गया एक अहम कदम है। इस कारखाने में हर दिन लगभग 80,000 चूड़ियों के निर्माण की क्षमता है। दोस्तों बात करते हैं कि भागलपुर के सबौर प्रखंड की खान कित्ता पंचायत में स्थित सुल्तानपुर भिट्टी गांव के ग्रामीणों को आशंका है कि वर्षों तक संचालित किए गए शराब की भट्टियों के अवशेष से गांव का भूजल प्रदूषित हो गया है। इसके दुष्प्रभाव से बीते 3 सालों के दौरान गांव के 10 लोगों की जान गई है और कैंसर की बीमारी हो चुकी है। वहीं लिवर और पेट के कैंसर से पीड़ित 2 मरीज की जान गई है। गाँव में लगातार हो रहे कैंसर से मौत की घटना से आहत होकर के ग्रामीण और मुस्तफापुर मध्य विद्यालय के प्रधान अध्यापक सुनील कुमार ने इसकी लिखित शिकायत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से की है। सुनील कुमार ने बताया है कि उनके पिता महेंद्र चुनिहारा की मौत भी गॉल ब्लैडर के कैंसर के कारण हुई थी। जब अपोलो अस्पताल के कोलकाता में पिता का इलाज में 13 लाख रुपए खर्च हो गए। उनकी पूरी जमा पूंजी पिता के इलाज में खर्च हो गई। सुनील कुमार ने आशंका जताई कि अभी भी गाँव में 50 से ज्यादा लोग कैंसर से पीड़ित हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कैंसर स्क्रीनिंग में 8 लोगों का पता चला है। अभी भी कई लोग बीमारी को छुपा रहे हैं, जांच के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया है कि अब तक हुई मौत में सबसे अधिक मुंह के कैंसर से पीड़ित लोग थे। मुंह के कैंसर के इलाज के दौरान जैसे ही लोगों ने अपने दांत उखड़वाए, कुछ दिन बाद ही उसकी जान चली गई। ग्रामीणों ने कैंसर की मुख्य वजह पानी का प्रदूषण बताया है। दरअसल गाँव में जल निकासी की कोई सुविधा नहीं है, जिस वजह से यहाँ के लोग प्रदूषित पानी पीने को मजबूर है। तो दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।